अजय वर्मा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी कहा कि अब तो कांग्रेस के लिए, विपक्षियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ यहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन इस तरह की बयानबाजी जब सामने आती है तो लोग भी अब सवाल पूछते हैं, क्या सीखने को तैयार नहीं है या सीखना चाहते नहीं है? ऐसी बयानबाजी, मुद्दे क्यों उठते हैं? हिमांशु जी, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है। हम्म। और कांग्रेस के नेता हैं, खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, या हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं, कमेटियां हैं, ऑल इंडिया की प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हर कार्यकर्ता होता है, जमीनी कार्यकर्ता होता है, हर कार्यकर्ता के अपने विचार होते हैं। तो कोई अपना विचार, कांग्रेस पार्टी कभी बांटने का काम नहीं करती, हमेशा जोड़ने की बात करती है कांग्रेस पार्टी। और रहा सवाल किसी बाबाओं की बातों का, तो देश में लाखों करोड़ों बाबा हैं। जगत गुरु शंकराचार्य अगर कोई बात कहें तो उनके कहने से लगता है कि क्या चीजें होती हैं, कैसे होती है। कांग्रेस पार्टी ना कभी सनातन के खिलाफ थी, ना हिंदुओं के खिलाफ थी, ना देश के विभाजन। हमने तो देश को जोड़ने का काम करा है, हम तोड़ने का काम नहीं करते, हम बांटने का काम नहीं करते। हम हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटते, हम भाषा, क्षेत्र और जातियों में नहीं बांटते। तो तो उत्तर ये और सब दक्षिण के चीजें बीच में ये जो वर्सेस लगा दिया था, ये क्या था? देखिए, ये आप आकलन लेते रहिए, एजेंडा चलाते रहिए। भाजपा के आईटी सेल और भाजपा के लोग, इन्हें तो मुद्दा चाहिए। और दूसरी बात, ये हार जीत जहां तक सवाल है, देखिए, मध्य प्रदेश का आकलन अगर ईमानदारी से करें सारे लोग, तो कितनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन चूंकि इनके पास नेतन्याहू साहब हैं, इनके पास इजराइल है, और हमें भी लगना लगेगा कि हमें भी इजराइल से संबंध बढ़ाने पड़ेंगे। ईवीएम, देखिए, इतनी जीत हार जीत होती रहती है, नेक टू नेक होता है, अलग बात है। लेकिन देश इसराइल की से आधी से संबंध बढ़ा ज्यादा, रहे हैं, प्रदेश की जनता से संबंध थोड़े अच्छे से बढ़ा लीजिए, वहां पर जाने की जरूरत ही आपको नहीं हिमांशु पड़ेगी। जी जरा सुन तो लीजिए। हाँ। देश की आधी से ज्यादा जनता, 67% लोग ये मांग कर रहे हैं, चुनाव आयोग पे भी गए थे, हाँ। कि आप ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव अच्छा। कराइए। क्या आपको डर है? अगर आपको डर नहीं है, जनता आपके साथ है, देश आपके साथ है, तो ये भी बड़ा दिल करके कर दीजिए, कराइए। लेकिन देखिए, आप हर नहीं कोई ये करेंगे सवाल पूछता है, क्योंकि हर कोई ये सवाल पूछता है। एक छोटा सा जवाब आप दे दीजिएगा, फिर मैं त्यागी जी के पास जा रहा हूं। बाकी के राज्यों में ईवीएम से ही चुनाव होते हैं, ये हर बार का सवाल है कि आप लोग ईवीएम पर तब सवाल नहीं उठाते, लेकिन अब उठा देते हैं। आज कुछ नया जवाब देंगे इसका? नहीं, देखिए, पूरे देश के मेरे पास सैकड़ों लोगों के मैसेज, फोन और ट्वीट आए हैं कि साहब ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए, हमने छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ परोसा, राजस्थान में नेक टू नेक था। जब एक साथ 10 बजे के करीब इलेक्शन एक साथ जंपिंग उलट पलट करता है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगना बहुत जरूरी है। हालांकि चलिए, जीत की बधाई माननीय नरेंद्र मोदी जी को, चूंकि वही ठीक है, एक चेहरा है। ठीक है, आपने देश अपनी बात रखी, देश खुलकर नहीं बोला। शिवम फाइनल त्यागी जी, कर एक दूं, बार फिर फाइनल से कर दूं। ईवीएम, और कहा गया कि बैलेट पेपर वापस ले आओ तो शायद हम आ जाएंगे सत्ता में। देखिए, मेरे कांग्रेसी मित्र ने कहा कि भाई ईवीएम से जब तक चुनाव होते रहेंगे, तो मुझे लगता है वो गलत है। कहीं ना कहीं बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। और इसके साथ साथ अभी मैं देख रहा था, राशिद अल्वी भी कह रहे हैं कि जब तक ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे, जब तक हम हारते रहेंगे। अब एक चीज मुझे बताइए, ये कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, कल ये कहने लगे कि मैं अपनी माँ को फोन की जगह जो है कबूतर के गले में चिट्ठी बांध के भेजूं, तो मतलब देश पीछे चला जाए क्या? कल ये कहने लगे बिजली की जरूरत ही नहीं है, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही नहीं, हम तो जो है टेबल लैंप में जीना शुरू कर देंगे, तो देश को पीछे ले जाए क्या? कल ये कुछ भी कह सकते हैं, हमें सड़कें नहीं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, ट्रेन नहीं चाहिए, बैलगाड़ी से जाएंगे हम तो। अभी कांग्रेस ही है, ये कुछ भी कह सकते हैं, इनका तर्क संगत कुछ भी होता तो है नहीं। लेकिन विषय यहां पर यह है कि एक समय में एक देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए। हाँ। एक की तो चली गिनती आज खुल रही है, वहां पर एक सीट घट गई है इनकी मिजोरम में, लेकिन तेलंगाना में इनको प्रचंड बहुमत मिला है। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी इतनी बेशर्मी के साथ आकर ये कहना कि नो ईवीएम से जब तक चुनाव होंगे हम जीत नहीं पाएंगे। मतलब वही ईवीएम तेलंगाना में तो बेहद शानदार काम कर रही है, क्योंकि उसने इनको जिता दिया। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्योंकि ये जीत नहीं सकते, क्योंकि ये लोगों से कनेक्ट नहीं बना पाए, क्योंकि ये चुनाव का पल्स पढ़ नहीं पाए, क्योंकि इनके नेता हवा हवाई रह गए, क्योंकि ये यूट्यूब से बाहर निकले नहीं, क्योंकि इनको ग्राउंड पर कोई समझ आई नहीं, क्योंकि इनको पता ही नहीं चला कि आंधी चल रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम की। तो ये कहते हैं नहीं नहीं ईवीएम खराब है। मैं मानता हूं, इस मानसिकता से निकलिए। आधी जिंदगी हो गई है, आधी नहीं। इनफैक्ट मैं तो कहने वाला हूं कि आपके नेता और 5 साल बाद वृद्धावस्था पेंशन लेने के हकदार हो जाएंगे। भाई, अब निकलिए इन बातों से और करिए कुछ अच्छा, चुनाव ठीक के है। लिए। तारिक खान साहब, क्या आपको भी ये लगता है? डबल डिजिट में भी ना रहे। हाँ, सबसे पहले एक कमेंट ले लेता हूं। तारिक खान साहब, आपको भी लगता है ये ईवीएम का मामला है, या फिर आपको लगता है कि कमजोर रह गए, चुनाव नहीं लड़ पाए, जनता के बीच नहीं पहुंच पाए और उसी का फल मिला? देखिए, एक बात सीखनी पड़ेगी हम सबको कि हार को राजनीति में स्वीकार करना सीखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। और उसके बाद आत्ममंथन, आत्मचिंतन तुरंत ही स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही हारिए
और जनादेश को यहां पर रखिए सर के ऊपर। क्यों? क्योंकि जनता मालिक है, वो जज है, उनसे बड़ा जज कोई नहीं है। किसी के लिए हो वो जनादेश, मेरे लिए हो, आपके लिए हो, हमारे लिए उत्तर प्रदेश में जनादेश दिया, भाजपा को सरकार दी। रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए सबको जनादेश का, कहीं भी आए। एक तो एक नॉर्मल ग्राउंड बन जाए कि जनादेश का आदर करना, क्योंकि वो सुप्रीम पावर जनता के हाथ में है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं और इसी को मैंडेट कहते हैं। उस पर मंथन करना मुझे लगता है कि बेकार है। जनता ने अपना मैंडेट दे दिया, उसने बता दिया। अब हार की वजह क्या थी, इस पे चिंतन मनन चाहे इंडिया गठबंधन करना चाहिए, कांग्रेस को भी अपने अंदर करना चाहिए, हमें समाजवादी पार्टी को भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें वो उतना वोट परसेंटेज नहीं मिला जितना हम इन राज्यों में पाते रहते। क्या वजह थी, क्यों नहीं मिला, ये सारी बातें अपने अंदर खूब लंबा चिंतन मनन पार्टियों को करना चाहिए। जब बीजेपी हारे उनको भी कर। आज अति उत्साहित है बीजेपी, आज उनका दिन है, आज ओवरवेलमिंग दिन है बीजेपी के लिए। मैं मुबारकबाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, उनके बोलने का दिन है आज। लेकिन जब जीत हो तो संयम बहुत जरूरी है। मेरी राय है जब जीते तो संयमित रहें, सीमित रहें, अपना दायरा निर्धारित करें, क्योंकि जीत के बाद हार भी देखनी पड़ती है। क्योंकि जब भारतीय जनसंघ बना था 1951 में तो 3 सीट जीता था, 3 सीटें पहले चुनाव में, दूसरे चुनाव में 4 सीटें जीती थी, फिर उसके बाद 14 सीटें जीती, फिर उसके बाद 35 सीटें जीती, फिर देखिए बढ़ते क्रम में अगर कोई जाता है तो ये बताता है कि तरक्की बिल्कुल सही दिशा की ओर जा रही है। तारिक साहब से लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन संगीत रागी जी, देखिए ये बहुत एक सवाल आम जनता के मन में भी है। राहुल गांधी ने भी कहा था कि हमारी जो विचारधारा की लड़ाई है वो लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन ऐसी कौन सी विचारधारा की लड़ाई आगे कि जनता की विचारधारा से आप मैच ही नहीं खा पा रहे। साउथ वर्सेस नॉर्थ की बात भी यहाँ पर होने लगी। देखिए मैं तो मानता हूं कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है ही नहीं। दूसरी बात, किसी पार्टी के लिए विचार होना बहुत जरूर है, तो मुझे तो आज के दिन में लगता है कांग्रेस विचारहीन पार्टी हो गई है। सत्ता उसका सिर्फ और सिर्फ सत्ता विचार है। यदि ऐसा नहीं होता तो आप बताइए, अग्निवीर योजना के सहारे युवाओं को देश के ये को भड़काने की साजिश कांग्रेस पार्टी नहीं करती। कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना को लेकर के जो 1980 और 90 के दशक की विभाजनकारी राजनीति जो थी, हिंदू समाज को बांटने का, और वह भी कैम्ब्रिज एनालिटिका के प्रयोग के तौर पर, जो राहुल गांधी को विदेशियों ने सिखाया था कि कैसे हिंदू समाज को बांटिए 2019 के चुनाव से पहले, ऐसा राहुल गांधी नहीं करते। और तीसरी बात कि जितने भी मोबिलाइजेशन आज हमने सुना है कि कांग्रेस पार्टी ने उलेमाओं को पत्र लिखा है और उलेमाओं का एक सम्मेलन करने जा रहे हैं ताकि मुस्लिम वोटों पर इनकी दखल हो। तो कांग्रेस इसके अतिरिक्त जो नारे कांग्रेस पार्टी ने दिए और राहुल गांधी ने दिए, वे सारे नारे पिट गए हैं। राहुल गांधी मानते हैं कि वो यंग यंगरी मैन की भूमिका में आकर के नरेंद्र मोदी को टक्कर दे देंगे, तो यकीन मानिए उन पर कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व, उनकी कर्मठता और उनकी ईमानदारी पर कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के लिए खड़ा नहीं है। अच्छा। और राहुल गांधी के सारे विमर्शों को धत्ता दे देता है। आप सोचिए कि 18 साल के बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को पिट जाती है तो, और ये जबकि बीजेपी में भी ये बात थी, बीजेपी के समर्थक भी ये बात मानते थे कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर के मतदाताओं में एक फटीग है, फेस फटीग है। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी जीत हासिल हो जाती है, तो आप यकीन मानिए कांग्रेस में इतनी बड़ी अंगस से घून लग गया है, जो हिंदी हार्टलैंड के अंदर आप नकली हिंदू बनकर के असली हिंदू को आप पराजित नहीं कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने देखा था कि काउंटिंग के दिन जो है वो चुनाव के जो केंद्रीय मुख्यालय था कांग्रेस पार्टी का, वहां हनुमान जी की तस्वीर और फल्ला की तस्वीर, श्री राम दरबार वगैरह, संविधान के पन्नों से आप राम दरबार को हटा दें, कुरुक्षेत्र हटा दें, क्योंकि मुसलमानों का दबाव था। और यहाँ पर अभी आप मंदिर घूमे, कोई स्वीकार नहीं करेगा साहब, कोई स्वीकार नहीं करेगा। हिंदू जान गया है
कि मुसलमानों के पोलराइजेशन करके कांग्रेस पार्टी जीतना चाहती है। ये कंफ्यूजन तो दूर कब होगा? एक अंतिम बात और कर रहा हूं। इस चुनाव ने कम से कम ईवीएम के बारे में ये लोग नहीं, हमने ही एक चैनल पर उठाया था ये बात कि देखिएगा अब ईवीएम पर आ जाएगा, बेचारी ईवीएम वो दया की पात्र है, क्योंकि उसके बाद हार का ठीकरा आप कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप जनता से कनेक्ट नहीं है, उनके मुद्दों से कनेक्ट नहीं है, आप पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब है। यदि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हारी तो इसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी क्रेडिबिलिटी कुछ प्रश्न के दायरे में आ गई, या आपके राजनीतिक और सामाजिक समीकरण। मैं तारिक जी की के विश्लेषण को मैं बधाई देता हूं।